हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास प्लस 2 के अंदर अपना सेकंड चैप्टर का बी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर के बी पार्ट में अब जो हमारे पास यहां हमें टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज पोटेंशियोमीटर। स्टूडेंट्स, ये आपके पास यहां पर आपके इस सेकंड चैप्टर के बी पार्ट का सबसे लास्ट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। दिस इज नेम एज पोटेंशियोमीटर। इसके अंदर अब हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आएगा पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन। पोटेंशियोमीटर की क्या डेफिनेशन है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं इसको सुनिए। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसको हम यूज करेंगे टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम हम इससे किन्हीं भी दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन आई है, इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल एंड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। यानी कि हम किसी भी एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और किन्हीं भी दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। अब हम यहां पे देखें तो इसको लिख सकते हैं दैट इट इज ए डिवाइस, ये डिवाइस है यूज्ड टू, पहला पॉइंट यहां पर आएगा, यूज्ड टू measure the internal resistance of a cell. It is a device which is used to measure the internal resistance of a cell. और second use क्या है, to compare the EMF of two cells। और हम इससे क्या करते हैं, किन्हीं भी दो सेल के EMF को कंपेयर कर सकते हैं। आगे चलिए, ये जो पोटेंशियोमीटर है ये एक लॉन्ग वायर से बना हुआ होता है। ये वायर चाहे कांस्टेंटन की हो, चाहे ये वायर मैग्नीन की हो, और इस वायर को हमने कुछ सेगमेंट्स में कट कर रखा है, कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। वो कैसे, देखिए। सबसे पहली बात, यहां ए पॉइंट है, ए पॉइंट से लेकर इधर एक वायर ये रही, ये वाली वायर हमारी 100 सेंटीमीटर की है। एक वायर ये रही, ये भी 100 सेंटीमीटर की है। फिर वायर ये वाली भी है, दिस इज ऑल्सो ऑफ 100 सेंटीमीटर। ये वाली भी वायर है, ये भी हमारी 100 सेंटीमीटर की वायर है। इसलिए हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर मेड अप ऑफ मैग्नीन or constantan, and this wire is divided into number of 100 centimeter segments connected in series with copper strips। यहां पर ये रही एक कॉपर स्ट्रिप ये रही, और एक कॉपर स्ट्रिप यहां पर ये दे रखी है। आगे चलिए, अगर हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, तो इसके प्रिंसिपल में हमें क्या समझना है, आप उस चीज को समझिए। दिस इज नाउ, ये हमारे पास अब आता है इसका प्रिंसिपल। तो देखिए बच्चे, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, इसको हम अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये कहता है
कि मान लीजिए आपके पास एक यूनिफॉर्म वायर दे रखी है, उस यूनिफॉर्म वायर के थ्रू आपने एक कांस्टेंट करंट फ्लो करा दिया। क्लियर? आपके पास एक वायर दे रखी है, यूनिफॉर्म वायर है, आपने उस यूनिफॉर्म वायर के थ्रू एक कांस्टेंट करंट फ्लो करवा दिया है। तो जैसे ही वायर के अंदर से करंट फ्लो करेगा, देयर विल बी फॉल ऑफ पोटेंशियल। तो ये कहता है क्या कि जो फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर, यानी कि वायर के किसी भी पोर्शन में जो फॉल ऑफ पोटेंशियल होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई रिपीट, ये कहता है, यानी कि पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में कहा गया है कि अगर आप किसी वायर के थ्रू एक कांस्टेंट करंट फ्लो करा दे, तो जैसे ही आप वायर के थ्रू एक कांस्टेंट करंट फ्लो करा देंगे, देयर विल बी फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब आप वायर के थ्रू कांस्टेंट कोई भी आपने क्रॉस सेक्शन एरिया वाली कोई यूनिफॉर्म वायर ली है, उस वायर के थ्रू जब आप कांस्टेंट करंट फ्लो करा देंगे, तो उस केस में जो फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर होगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई रिपीट अगेन, लास्ट टाइम बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, सर्टेन डिफिकल्ट है। अगर आपके पास कोई वायर आपने ली, उस वायर के अंदर से आपने कांस्टेंट करंट फ्लो करवा दिया, तो वायर के अक्रॉस, वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन या वायर के किसी भी पोर्शन में जो फॉल ऑफ पोटेंशियल होगा, दैट फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। वायर के किसी भी पोर्शन में जो फॉल ऑफ पोटेंशियल होगा, वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे चलिए, हम लोग एक वायर कंसीडर कर लेते हैं, और जो यूनिफॉर्म वायर हम लें, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए हमने ए ले लिया, तो हम कहते हैं यहां पर हमने एक वायर ले ली, जिस वायर का हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो लिया है, दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज ए। तो हमने एक वायर ले ली, उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ए ले लिया, उस वायर का लेंथ जो है दैट इज एल। एल वायर की लेंथ है, तो ठीक है, यहां पर हमने वायर की जो लेंथ ली है दैट इज इक्वल टू एल। ये हमने वायर की लेंथ को एल ले लिया, वायर के अंदर हमने करंट फ्लो करा दिया। मान लीजिए हमने वायर के अंदर आई करंट फ्लो कराया है। आई रिपीट, वी कंसीडर ए वायर of uniform cross section area A and wire has length L and a current, constant current I flow through the wire। अब आप ये बताइए, अगर वायर के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा और वायर के किसी भी पोर्शन में जो फॉल ऑफ पोटेंशियल है, दैट फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस ए पोर्शन ऑफ द वायर इज V। आई रिपीट, वायर के किसी भी पोर्शन में जो फॉल ऑफ पोटेंशियल है वो हम ले लेते हैं। हम एक काम करते हैं, वायर की प्रॉपर लेंथ, हम फुल लेंथ वायर की L ले लेते हैं। ये रही वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमने कैपिटल A लिया, वायर की पूरी लेंथ हमने कैपिटल L ले ली, वायर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा दैट इज कैपिटल I। और अगर वायर के L लेंथ में, वायर के स्मॉल एल लेंथ में, ये रही स्मॉल एल लेंथ, वायर की इस स्मॉल एल पोर्शन में अगर फॉल ऑफ पोटेंशियल V है, आई रिपीट, वायर के स्मॉल एल पोर्शन में अगर फॉल ऑफ पोटेंशियल V है और वायर का रेसिस्टेंस R है, तो आप यहां से ये कह सकते हैं क्या, दैट V इज इक्वल टू I इंटू R। ये हमारे पास है। आई रिपीट अगेन, मैंने कहा
मैंने यहां पर एक वायर कंसीडर कर ली, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, वायर की लेंथ कैपिटल एल है, वायर के अंदर कैपिटल आई करंट फ्लो कर रहा है, वायर के कोई एक इस बड़ी एल लेंथ का एक छोटा सा पोर्शन दैट इज स्मॉल एल हमने ले लिया। इस स्मॉल एल पोर्शन के अंदर अगर फॉल ऑफ पोटेंशियल V हो और वायर का रेसिस्टेंस R हो तो आप ये जानते हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू R, ये तो होता है, लेकिन जो R होता है दैट R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। जो L है वायर का वो पोर्शन है जिसके अक्रॉस हमने फॉल ऑफ पोटेंशियल लिया है, ये हमने यहां पर लिया। आगे चलिए, अब आप एक बात बताइए, यहां से V इज इक्वल टू I इंटू R है, R की वैल्यू हमने ये वाली यहां पर ली है, तो अब आप ये बताइए आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू दिस इज I इंटू रो इंटू L अपॉन A। ये लीजिए, यहां पर आप V को इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे चलिए, आप ये जानते हैं यहां से जो I है, ये जो रो यानी कि जो हमारे पास यहां पर रेसिस्टिविटी बनती है, और ये L लेंथ जो हमारे पास है, यहां पर A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है। तो अब आप एक बात बताइए, जो I है, ये जो रो है और ये जो A है, ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है। अगर ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है तो आप यहां से इन तीनों को हटा सकते हैं और तीनों को हटा के सिंगल कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं यहां से दैट V इज इक्वल टू K इंटू L, ये हमने यहां पर रखा, वेयर K एक कांस्टेंट है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने यहां पर इनको हटाया, कांस्टेंट लगा दिया। आप यहां से ये भी कह सकते हैं दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये भी कह सकते हैं। आप कांस्टेंट को हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के आप कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, यहां से हमने इसको भी ले लिया है। अब आपको पता होना चाहिए ये क्या टर्म है, ये दिस इज नेम एज, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, आप सुन लीजिए। जो ये K है, K, this K is called potential gradient। हम इस K को पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देते हैं। अब ये जो हमारे पास बना है, इन सबको मिला के हम इसको कहेंगे दैट इट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है। तो चलिए ठीक है, हम इस K को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। K है क्या? K is equal to I into रो अपॉन A, ये हमारे पास है। इसको हम बोलते हैं दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हमारे पास आ जाता है। चलिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। समझिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन अगर मैं आपको दूं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन बनती है, क्या बनती है? Potential gradient is defined as the fall of potential per unit length। जो fall of potential per unit length होता है, this is called potential gradient। तो हम इसको कह सकते हैं that K is equal to fall of potential, fall of potential per unit length, ये हमारे पास आ गया है। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। आगे चलिए, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। ये हमारे पास यहां पर कंस्ट्रक्शन है, समझिए कंस्ट्रक्शन में क्या है, सुनिए। पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो पोटेंशियोमीटर बना हुआ होता है एक लॉन्ग वायर से। ये रही आपके पास एक लॉन्ग वायर। इस लॉन्ग वायर को हमने कुछ सेगमेंट्स में कट कर रखा है। देखिए, यहां से लेके यहां तक ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है, ये फोर्थ सेगमेंट है। इस तरीके से हमने इस वायर को अलग अलग सेगमेंट्स में कट कर रखा है।
हर एक सेगमेंट जो होगा दैट विल बी ऑफ 100 सेंटीमीटर। हर एक सेगमेंट 100 सेंटीमीटर का यहां पर हमने ले रखा है। और जो दो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, इनको ज्वाइन कर रखा है हमने एक कॉपर स्ट्रिप की मदद से। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमारे पास दे रखी है, दिस इज ए कॉपर स्ट्रिप। ये हमारे पास कॉपर स्ट्रिप है, ये वाली भी कॉपर स्ट्रिप ही है, ये रही, और ऑल्सो ये वाली भी हमारे पास कॉपर स्ट्रिप ही है। तो आप ये कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। ये एक लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर की बनी हुई होती है, जिस लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर को हम एक वुडन बोर्ड के ऊपर स्ट्रेच करके रखते हैं। वुडन बोर्ड पे हम इसको स्ट्रेच करके रखते हैं। इस वायर को हमने सेगमेंट्स में कट कर रखा है। एक सेगमेंट ये रहा, एक सेगमेंट ये रहा, एक सेगमेंट ये रहा, एक सेगमेंट ये रहा। इन सभी के सभी सेगमेंट्स को हम ज्वाइन करते हैं कॉपर स्ट्रिप्स की हेल्प से। आगे चलते हैं। ये जो वायर है ये कॉन्स्टेंटन की या मैग्नीन की होती है। आगे चलिए, और क्या कह सकते हैं, साथ में हमने एक मीटर रोड यहां पर लगा रखी है। ये रही हमारे पास एक मीटर रोड हमने यहां पर लगा रखी है। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट और क्या है इसको भी समझ लीजिए। यहां पर हमने एक रिहोस्टेट लगा दिया, ये रहा, ये हमारा एमीटर है, साथ में यहां पर बैटरी लगा रखी है, ये हमारी की है। आई रिपीट अगेन, हम लोगों ने अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये हमारे पास शुरुआत में एक यूनिफॉर्म वायर है जिसको हमने सेगमेंट्स में कट कर रखा है और उन सेगमेंट्स को हमने कॉपर स्ट्रिप्स की मदद से अटैच कर रखा है। आगे चलते हैं, यहां से हम लोगों ने इस पोर्शन में रिहोस्टेट लगा रखा है। अब रिहोस्टेट का काम क्या है, ये करंट को कम या ज्यादा करने में हमारी हेल्प करेगा, तो इसकी मदद से हम वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आगे चलिए, ये हमारा एमीटर है, साथ में ये हमारे बैटरी है, ये हमारी की है। ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन बनती है। मैंने आपको पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन बता दी है, मैंने आपको पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल समझा दिया है, मैंने आपको पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर ली है। अब हम पोटेंशियोमीटर का यूज देखेंगे। पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है, इसके अंदर हमें इस डायग्राम में कुछ चेंज करना पड़ेगा। पहला यूज हम इसका देखेंगे टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। तो हम यहां पर दो सेल के EMF को कंपेयर करने में इसकी हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट यूज हम देखेंगे, और पोटेंशियोमीटर का जो फर्स्ट यूज है दैट इज कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। अब हम यहां पर दो सेल लेंगे और उन दो सेल्स का हम EMF कंपेयर करेंगे। इसके लिए हम क्या करें उसको आप ध्यान से यहां पर समझिए। हमने इसमें क्या चेंज किए हैं आप इसको यहां पर प्लीज ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, हमने एक सेल ये लिया है, एक सेल हमने ये लिया है। दिस इज कॉल्ड सेल E1, दिस इज कॉल्ड सेल E2। इस सेल E1 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और सेल E2 का पॉजिटिव टर्मिनल है, इन दोनों को हमने यहां इस A के साथ कनेक्ट किया है। और अगर आप ध्यान से समझें तो ये जो A है, इस A के साथ बैटरी का भी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। तो सुन लीजिए, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल A के साथ कनेक्ट है, और ये जो दो सेल आपने लिए हैं E1 और E2, इन दोनों सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल भी इस A के साथ ही कनेक्टेड है। आगे चलिए, हम सिंपली अगर इसको लिखेंगे हम कह सकते हैं we connect the circuit as given below like this। कैसे? the positive terminal of two cells are connected to A। ऐसा कह सकते हैं the positive terminals of two cells E1 and E2 are connected to A at which positive terminal of the battery is also connected। जहां पर
बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल भी कनेक्टेड है। आगे चलिए, अब हम क्या करेंगे उसको समझ लीजिए, जो हमारे पास यहां पर दे रखी है। हम लोगों ने यहां पर इस की में प्लग को इंसर्ट कर दिया, यानी कि हमने इस की के अंदर प्लग को इंसर्ट करके इस सर्किट को हमने क्लोज सर्किट बना दिया। अब ये सर्किट हमारा क्लोज सर्किट है। अब इसके अंदर से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। जैसे इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, अब हम जो हमारे पास ये प्लग 1 और प्लग 2 ये हमारे दे रखे हैं, अब हम इस प्लग 1 और इस प्लग 2 को सर्किट के अंदर ले आएंगे और ये जो हमारी E2 है ये आउट ऑफ द सर्किट होगा। सो हम लोगों ने इन दोनों को सर्किट के अंदर इन्वॉल्व किया, ये आउट ऑफ सर्किट है। अब इसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर का यहां पर एक वायर के साथ गैल्वेनोमीटर का एक सिरा इधर से इस सेकंड के साथ कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा एक वायर के साथ कनेक्टेड है, वायर के साथ जॉकी लगा है, गैल्वेनोमीटर के अंदर से रीडिंग होगी। अब हम इस जॉकी को जगह जगह पे रख के देखेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर हमें 0 रीडिंग देगा। जहां पर गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दे देगा, हम कहेंगे वहां पर हमारा नल पॉइंट आ चुका है। इस बात को आप क्या लिखेंगे? आप कहोगे वी इंसर्ट द प्लग इन गैप 1 एंड 2। हमने प्लग को इंसर्ट किया गैप 1 और 2 में, किस लिए? सो दैट द सेल E1 come in the circuit। आगे चलिए, we place the jockey at different positions in the wire where galvanometer shows 0 reading। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर ने J1 पॉइंट पे 0 रीडिंग दे दी है, तो उस केस में अब हम ये लेंथ मेजर करेंगे। यहां से ये 1 मीटर हुआ, यहां से ये 1 मीटर, 2 मीटर टोटल हो गया, यहां से 1 मीटर है। उसके बाद फिर हम जब इस लेंथ को मेजर करेंगे तो हमने लेंथ को मेजर किया। जब हम इस लेंथ को मेजर करें तो मान लीजिए हमने लेंथ को मेजर किया और ये हमारे पास L1 लेंथ आ चुकी है। अगर ये हमारे पास L1 लेंथ आ चुकी है तो इस L1 लेंथ से अगर हम देखें तो मान लीजिए जब हमने इसको मेजर किया तो L1 लेंथ हमारे पास कहां से कहां तक है उसको सुनिए। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज J1। तो मान लीजिए ये A से J1 तक की लेंथ हमारी L1 लेंथ है। हमने इस लेंथ तक कहा कि यहां पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर ने 0 रीडिंग शो कर दी है। अब हम इससे आगे चलते हैं। आपको ये पता है इस पोर्शन के अंदर जो हमारा, अगर हम ये देखें इन दिस पोर्शन, जो सेल का ईएमएफ होगा वो फॉल ऑफ पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो जो सेल का ईएमएफ होगा वो फॉल ऑफ पोटेंशियल के इक्वल होता है। आप यहां से कह सकते हैं दैट E1 इज इक्वल टू K इनटू L1। ये वही इक्वेशन है जो हमने इसके प्रिंसिपल पे लिखी थी। आपको याद होगा प्रिंसिपल ये था, E इज इक्वल टू K इनटू L। ये रहा। आपको यहां पर पता लगा था जो फॉल ऑफ पोटेंशियल होगा वो वायर के एक पोर्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर हमने E1 लिखा, E1 इज इक्वल टू K इनटू L1। अब हम यहां से थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम जो की है उस की को 1 और 2 में से रिमूव कर लेंगे और अब हम उस की को 2 और 3 के अंदर इंसर्ट कर देंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमने अब 2 और 3 को सर्किट में इन्वॉल्व कर लिया और हमने इस E1 को आउट ऑफ द सर्किट कर दिया है। अब जब इस E1 को हमने आउट ऑफ द सर्किट किया है, इस 2 और 3 को, यानी कि यहां पर सेकंड पॉइंट ये रहा, थर्ड पॉइंट ये रहा, ये जो E2 है इसको हमने सर्किट के अंदर इन्वॉल्व कर लिया। अब हम उसके बाद यहां से फिर गैल्वेनोमीटर के साथ जो जॉकी अटैच है इसको जगह जगह पे रख के देखेंगे और वो पॉइंट फिर से ढूंढेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर हमें 0 रीडिंग देता है। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर आके गैल्वेनोमीटर ने हमें 0 रीडिंग दे दी है। तो ठीक है,
अगर जीरो रीडिंग यहां से दी तो यहां से लेके फिर इस डिस्टेंस को मेजर कीजिए। जब हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो मान लो ये हमारे पास है, दिस इज AJ2, दिस इज इक्वल टू L2, ये हमने कहा। वो कैसे? A ये रहा और मेजर करते हुए J2 ये रहा, तो A से लेके J2 तक की लेंथ ये हमारे पास L2 आ चुकी है। आगे चलिए, नाउ बाय दिस सेम इक्वेशन हम कह सकते हैं दैट E2 इज इक्वल टू K इनटू L2। इसको इक्वेशन सेकंड अब मत कहिए, इक्वेशन नंबर सेकंड अब आप इसको कह दीजिए। तो आपके पास ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास आई जब आपने इस E1 को और इस पॉइंट सेकंड को सर्किट के अंदर इन्वॉल्व किया, तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आई है। जब आपने सेकंड और थर्ड को सर्किट में इन्वॉल्व किया तो आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आई है। चलिए अब हम अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आता है? दिस इज डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। क्या है ये? दिस इज E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2। K से K कैंसिल हुआ तो यहां पर आया E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये हमारे पास यहां पर हमने EMF को कंपेयर कर लिया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ हम EMF को कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारे पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट यूज है, जो हमने पोटेंशियोमीटर का पहला यूज कर लिया है। यहां तक अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोटेंशियोमीटर का सेकंड यूज करेंगे, दैट विच इज अगर हम किसी भी सेल का EMF कैलकुलेट करते हैं तो हमने यहां पर सेल के EMF को कैलकुलेट करना सीख लिया। अगर हम सेल के EMF को अलग अलग प्रोसेस से रिपीट करके उसको अगर हम मेजर करना चाहें तो हमने अलग अलग प्रोसेस से रिपीट करके उसको मेजर करना सीख लिया। आपको यहां पर पहले 2-3 बातें याद रखनी है। पहला पॉइंट आपके पास ये रहा कि आप जो ये कॉपर स्ट्रिप्स होंगी, इन कॉपर स्ट्रिप्स की जो लेंथ होगी उस लेंथ को कभी मेजरमेंट में इन्वॉल्व नहीं करोगे। यानी कि अगर आपको कहा जाए ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट J1 है, तो A से लेके J1 तक का डिस्टेंस जब हम मेजर करेंगे तो ड्यूरिंग दिस डिस्टेंस हम यहां से लेंगे। अगर ये 1 मीटर हुआ तो फिर अब यहां से लेंगे। हम बीच में इसकी लेंथ को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। अगर हम इसकी लेंथ को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो हमारे पास इस वायर की एक्यूरेट लेंथ आएगी। अगर हम इसकी लेंथ को भी इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। तो पहली बात आप याद रखें, कॉपर स्ट्रिप्स की लेंथ को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट आपके पास ये रहा कि जो आपने ये A पॉइंट लिया है और जब आप दो सेल के EMF को कंपेयर करने चलोगे तो उस केस में आपने यहां पर पॉजिटिव, इस सेल का भी पॉजिटिव और इस सेल का भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आपने A के साथ कनेक्ट किए। A के साथ इसलिए कनेक्ट किए क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल भी इस A के साथ ही कनेक्टेड है। यानी कि दोनों सेल्स के पॉजिटिव और बैटरी का पॉजिटिव ये A के साथ ही कनेक्ट कर रखे हैं। आगे चलिए, यहां पर जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो यहां पर हमारे पास एक की आएगी, दैट विल बी नेम एज टू वे की। उस की के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। उस की में हमारे पास अलग अलग सर्किट्स हैं, उसमें हम जिसको चाहे आउट ऑफ सर्किट कर दें, जिसको चाहे हम सर्किट के अंदर इन्वॉल्व कर लें। पहले केस में मैंने इन दोनों को सर्किट के अंदर इन्वॉल्व किया था, दूसरे केस में मैंने इन दोनों को सर्किट के अंदर इन्वॉल्व किया था। जब पहले केस में इन दोनों को सर्किट के अंदर इन्वॉल्व किया था तो ये आउट ऑफ सर्किट था, तो हमें जो EMF मिला वो इसके बेसिस पे मिला।
अब दूसरे केस में हमने फिर इन दोनों को सर्किट के अंदर इन्वॉल्व किया, तो जो ईएमएफ मिला वो इसके बेस पे मिला। फिर हमने ईएमएफ को लेंथ के कंपैरिजन में कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास है। फिर हमने यहां से लेंथ के कंपैरिजन में ही ईएमएफ को कंपेयर किया है। ये इसका बेसिक नेचर है। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी बची है, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो आई होप आप इसको प्रॉपर्ली समझेंगे। वीडियो को बार बार देखते रहिए। ऑल द बेस्ट।